नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में इस वक्त एक ऐसी खबर आई जिसने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मामला निष्पक्षता का है, मामला चुनाव आयोग के नियमों का है और मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात ये उठती है इन बंगाल चुनावों के अंदर कि क्या कोई चुनाव ऑब्जर्वर है जिसका काम ही निष्पक्ष चुनाव कराना है? क्या वो किसी उम्मीदवार से बंद कमरे में मुलाकात कर सकता है? दरअसल टीएमसी ऐसा दावा कर रही है कि ऐसा हुआ है और उन्होंने इसके सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज तक होने की बात कही है। ये पूरा विवाद दक्षिण 24 परगना की मगरहाटा पश्चिम सीट से शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने परमार स्मिथ परशोत्तम दास को पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। नियम के मुताबिक ऑब्जर्वर को किसी भी उम्मीदवार से अकेले या अनौपचारिक तरीके से मिलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि परमार स्मिथ ने 20 अप्रैल को डायमंड हार्बर के एक लॉज सागरिका टूरिस्ट लॉज में बीजेपी उम्मीदवार गौर घोष के साथ एक गुप्त बैठक की। और हैरानी की बात यह है कि सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से इस अधिकारी के रुकने का इंतजाम अलीपुर के एक आईपीएस मेस में किया गया था। फिर सवाल है कि वो उस लॉज में क्यों रुके? टीएमसी नेता राजीव कुमार ने इसी आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि लोकतंत्र की शुचिता पर भी हमला है। टीएमसी ने ये याचिका संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दाखिल की है। देखिए, पार्टी का दावा है कि उनके पास इस गुप्त मुलाकात के सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं जिसे उन्होंने अदालत को सौंप दिया है। टीएमसी का सीधा कहना है कि ये गंभीर गलती है, यानी ये मिसकंडक्ट का मामला है। पहले इसी पद पर हरिलाल चौहान तैनात थे, लेकिन बाद में परमार स्मिथ को यहां भेजा गया और अब इस बदलाव और उसके बाद हुई इस कथित मीटिंग ने कई शक पैदा कर दिए हैं। पर मैं साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर बंगाल के अंदर इस वक्त कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो बंगाल की वीडियोस चर्चा में है वो है अजयपाल शर्मा की। अजयपाल शर्मा इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनावों में चर्चा का केंद्र बने हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। दक्षिण 24 परगना इलाका टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, खासकर अभिषेक बनर्जी का, और उनका यहाँ पर काफी प्रभाव है। ऐसे में यूपी के अधिकारी की यहाँ पर तैनाती ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आप अजयपाल शर्मा के कुछ जो वीडियोस हैं वो देखिए जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। होगा ना आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। तुम्हारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? अजयपाल शर्मा
शर्मा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी हैं और दीदी रहेंगी। सही समय आने पर बीजेपी और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। और ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। तो ये तमाम बातें इस वक्त जो है वो अजय पाल शर्मा को लेकर हो रही हैं। तो देखिए, बहरहाल ये अजय पाल शर्मा को लेकर इस वक्त बंगाल के अंदर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और बंगाल की सियासत को लेकर कई राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। जरा उन्हें भी सुनिए। सर, बंगाल चुनाव में अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार को चेतावनी दी है, अगर कोई गड़बड़ी की तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। नाम लेके चेतावनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग समर्पण वाले नेता कर रहे हैं या अधिकारी कर रहे हैं। जिस तरीके का दुरुपयोग चुनाव आयोग सुरक्षा बलों का कर रहा है वो अकल्पनीय है। लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। जो चुने हुए लोग हैं वहां के, उनको धमकाने का काम पुलिस अधिकारी कर रहा है और वो पुलिस अधिकारी जो इनकाउंटर्स में कुख्यात। बंगाल की जनता भी जवाब देगी और समय आने पर उत्तर प्रदेश के लोग भी इसका जवाब देंगे। सर, बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में पीएम मोदी ने बंगाली में अपील की है कि विकसित बंगाल बनाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो काम ही यही है कि जहां चुनाव होता है वहां के बेटे बन जाते हैं। जहां चुनाव होता है वहां की एक लाइन सीख लेते हैं, हमार बंगला। कभी बिहार के बेटे, कभी झारखंड के बेटे, कभी उत्तर प्रदेश के बेटे। कभी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में यहाँ का था, कभी कहते हैं मैं अगला जन्म में यहाँ का था। कभी कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया और गंगा मैया को प्रदूषित कर रहे हैं। कभी कहते हैं जमुना मैया ने मुझे बुलाया, जमुना मैया का पानी पीने की बात छोड़ दिए, हाथ डालने लायक नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप बेटे तो बनते हैं लेकिन वहां के लिए करते क्या है ये तो बताइए ना। प्रधानमंत्री जी का छल कपट प्रपंच दुनिया के सामने आ चुका है। बंगाल की जनता उन्हें करारा जवाब देने जा रही है। बंगाल का कैंपेन खत्म हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नतीजे आएंगे? क्योंकि फर्स्ट फेज ने अपन ने देखा 92% वोटिंग हुई, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल हम बंगाल में थे, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ी तकरीबन 11 सीटों के ऊपर और जो पहले फेज का वोटिंग हुआ उसमें हमारे 8 कैंडिडेट थे और अभी जो सेकंड फेज के अंदर पोलिंग हुई उसमें हमारे 3 कैंडिडेट है। प्रचार किया अच्छी से, कल भी असद ओवैसी साहब ने वहां पे सेकंड फेज की पोलिंग के लिए प्रचार किया और पब्लिक का जन सैलाब उमड़ता है। लोग सुन रहे हैं, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, हमको दुआओं से नवाज रहे हैं और हमको यकीन है कि इस मर्तबा वहां पर हमको अच्छी कामयाबी भी मिलेगी बंगाल में, क्योंकि लोगों के पास एक विकल्प मिला है MIM का। हम तो बोल रहे कि आप सिर्फ वोटर मत बनिए, सिटीजन बनिए, अपना राइट का इस्तेमाल करिए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करिए, आपके हक इंसाफ की बात करिए। जो इतने बरसों से आपके साथ अन्याय होता आ रहा है, आपके वोट को बस लोगों ने जागीर समझ के अपना लिया था, किया क्या आपके लिए? तो तमाम चीजें जब लोगों के सामने मुद्दे रखे तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और बिल्कुल पिछले चरण के अंदर काफी अच्छी पोलिंग हुई, 92% के करीब पोलिंग हुई है और उसमें हमारे कैंडिडेट को भी अच्छे वोट मिले। अब तो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, खुलेंगे डब्बे, तभी पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हमको इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि इस मर्तबा हमको बंगाल में अच्छी कामयाबी मिलेगी और जो भी नेक्स्ट फेज है पोलिंग का, जो 29 तारीख को पोलिंग है, नहीं तो मैं तो आपके माध्यम से सब तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है उनको अपने वोटों से नवाजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए और अपना एक पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करिए। आप पतंग निशान है हमारा, गुड्डी छाप बोलते हैं वहां पर पतंग को, वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। आज ही है, पारा चढ़ रहा है और राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ किरण रिजिजू जी हैं। बंगाल में देखा है कि अब बिल्कुल क्लैश चल रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में, तो क्या लगता है बंगाल में आपको? बंगाल में तो बहुत साफ तस्वीर सामने में आ गया है। मैं भी गया था और काफी लोगों से मिला, मीटिंग किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लहर जो है, बीजेपी का लहर, वो पूरा ग्राउंड तक पहुंच गया है और लोगों को पता चल गया है कि वेस्ट बंगाल को जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बीजेपी ही इसको साफ कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है बंगाल में बीजेपी आना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो संदेश भेजा है बहुत साफ है। शुरू में वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे आर्थिक दृष्टि से, सोशल, पॉलिटिकल, हर दृष्टि से लीडरशिप का रोल प्ले करता था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी वेस्ट बंगाल पे ही डिपेंडेंट था
और वेस्ट बंगाल की वजह से नॉर्थ ईस्ट को पॉजिटिव इफेक्ट होता था। बंगाली कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस, बंगाली कल्चर और इकोनॉमी जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल से जो स्प्रेड होता था, उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को मिलता था। अब आप देखो विडंबना कि पर कैपिटा में वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट से नीचे चले गए, जबकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल को फॉलो करता था। तो इकोनॉमिकली नॉर्थ ईस्ट का भी पर कैपिटा इनकम जो है वेस्ट बंगाल से आगे निकल गया। तो ये कितना दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी, फिर तृणमूल, तो ये तीनों ने वेस्ट बंगाल को इतना डाउन स्लाइड में डाल दिया। तो प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है कि वेस्ट बंगाल को फिर से एक इकोनॉमिक इंजन बनाना और पूरा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वेस्ट बंगाल से। और दूसरा, कलकत्ता जो है एक सिटी ऑफ जॉय, तो सिटी ऑफ जॉय को प्राइम मिनिस्टर फिर सिटी ऑफ जॉय के साथ साथ सिटी ऑफ फ्यूचर, ये जो कलकत्ता को और वेस्ट बंगाल को प्राइम मिनिस्टर जो होप दे के लोगों को विश्वास जीत रहा है, वो जमीन तो पहुंच गया है। लेकिन दीदी कहती है कि ऐसा यार कर दिया और कहती है कि मैं तो बंगाल तो जीतेंगे, हम दिल्ली से भी बीजेपी की सरकार को हटवा देंगे। ऐसा यार तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इलीगल है उसका नाम तो काटना ही चाहिए, या जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम तो काटना ही चाहिए, और जो अवैध है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसका नाम तो काटना ही चाहिए। इसमें क्यों विरोध करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। एसआईआर तो हमेशा से करते आए हैं। बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस एरिया में लेने हैं, लेकिन मैं विशेषकर आपको ये बताना चाहूँगा कि टीएमसी की सरकार विकास विरोधी सरकार है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कोलकाता मेट्रो का। कोलकाता मेट्रो में चिंगड़ी घाटा एक जगह है जहाँ पर रेलवे की लाइन को टीएमसी की सरकार कैसे विकास विरोधी है उसका उदाहरण देना चाहूँगा। कोलकाता में चिंगड़ी घाटा एक जगह है जहाँ पर कई वर्षों से हम लोग कंप्लीट उसका डाइवर्जन का ब्लॉक बना के रखे हुए हैं, लेकिन टीएमसी सरकार ने वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं दी। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पे काम होना चाहिए, लेकिन टीएमसी की सरकार ने परमिशन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पे काम होना चाहिए। मेट्रो तो बननी चाहिए। कोलकाता जितना बड़ा शहर, पुराना शहर, प्राचीन शहर, सांस्कृतिक भूमि, उस भूमि में अगर मेट्रो नहीं बने कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन टीएमसी की सरकार ने वहाँ पे मेट्रो नहीं बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मेट्रो बननी चाहिए, फिर भी टीएमसी की सरकार ने परमिशन नहीं दी। और अब 4 मई को जब ये सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब तुरंत काम को वापस चालू करके आगे बढ़ाएंगे। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।